एग्ज़ामिनेशन। मेरा एक सजेशन रहेगा आपसे कि आप पेपर को समझें मेरे साथ में। सो फर्स्टली जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, आपको 3 आवर्स एंड 15 मिनट्स मिलेंगे एग्ज़ामिनेशन में। ये क्लास 10th इंग्लिश का पेपर है और मैं मुख्तार अहमद आपके साथ में, आपका दोस्त, आपके हेल्प के लिए मैं आपको जो है आपके साथ में वर्क कर रहा हूँ और ये केवल आपके सपोर्ट के लिए है। सो ये 70 मार्क्स का ये आपका पेपर होगा। 3 आवर्स एंड 15 मिनट्स आपको मिलेंगे। इसमें आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद में आप ये देखिए कि आप दिस क्वेश्चन पेपर इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन ए एंड बी। ये जो है ये ए एंड बी सेक्शन में डिवाइडेड होगा। देन देखिए उसके बाद में आगे अगर हम बढ़ें तो आगे अगर बात की जाए तो ये ए कंटेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। इसमें 20 क्वेश्चन होंगे और ये आपको ओमार शीट पर करने होंगे। उसको भी आपको समझना ओमार शीट कैसे फिल करनी है। और बी सेक्शन जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव आंसर होंगे, थ्योरिकल वो आपको कॉपी पर राइट करने होंगे। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। मार्क आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन में आपको मार्क इंडिकेट किए गए हैं। सो बच्चा लोग आप लोग समझ सकते हैं हाउ टू सॉल्व एंड ये अच्छे मार्क्स पाने के लिए एक आपके लिए समझने का एक पैटर्न मैं लेकर आया हूँ कि किस तरीके से आपको करना है। सो मेरे साथ बने रहिए इसको समझने के लिए। मैं आपका साथी अहमद। चलिए इसको समझते हैं। सेक्शन ए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। क्वेश्चन जैसा कि मैंने कहा था, सेक्शन ए आपका ऑब्जेक्टिव है और इसमें जो सेक्शन ए है उसको हम रीड करेंगे और उससे 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये एकदम फ्री क्वेश्चन है। अगर आपने कभी भी क्लास में स्टडी नहीं की है तो इनको आप पा सकते हैं। और हाँ, मेरी बात मानेंगे, अगर इंग्लिश में आप चाहें तो 100 में 100 कर सकते हैं और अपने स्कोर को जो है बढ़ा सकते हैं, अपनी इज़्ज़त को बढ़ा सकते हैं। बिकॉज़ क्लास 10th में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट रखता है और ये क्लास बोर्ड जो है ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो क्लासेस को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, सही से ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो उनके लिए मैं ये सारा पूरा लेकर आया हूँ। सेक्शन ये देख लेते हैं। इसमें आपको 3 क्वेश्चन ये मिलेंगे ऑप्शनल। और ये क्वेश्चन पहले, अगर मैं आपसे, मेरा सजेशन ये रहेगा पैरा को पढ़ने से पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन हमारा है हु इज़ कॉल्ड जियोलॉजिस्ट। तो जियोलॉजिस्ट किसको कहते हैं, देखिए आपको इसमें मिल जाएगा जियोलॉजिस्ट किसको कहते हैं। मैंने पहले ही से अंडरलाइन कर रखा है। रॉक्स, लैंडफॉर्म्स एंड द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। कैन व्हाट काइंड ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, देखो हाँ, दीज जो इस इन सभी चीज़ों की स्टडी करते हैं। एनिमल लिव हियर ऑन द अर्थ अ लॉन्ग टाइम एगो, ठीक है ना। दीज साइंटिस्ट आर दीज, अगर इनकी मैं बात करूँ, दीज साइंटिस्ट आर कॉल्ड जियोलॉजिस्ट। यानी जो आपके रॉक्स, लैंडफॉर्म्स एंड द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, ऑफ द प्लानट एंड एनिमल्स की स्टडी करते हैं, उनको हम जूलॉजिस्ट कहते हैं। ये जूलॉजिस्ट रहा आपका आंसर। देखिए फर्स्ट मिल गया। मेरे हिसाब से आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना चाहिए और देन फिर आंसर करना चाहिए। कभी भी पैरा से रिलेटेड क्वेश्चन आपका हो, सो आप क्या करेंगे, आपको फर्स्टली आपको उसको रीड करना है। फिर सेकंड क्वेश्चन देख लेते। तो हमारा आंसर क्या हो गया बेटा, हमारा आंसर हो गया वन हु स्टडीड रॉक एंड हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, उसको हम जियोलॉजिस्ट कहते हैं। आंसर मिल गया। फिर दूसरा, फोजाइल्स वर फाउंड। फोजाइल्स होते क्या आप लोग जानते हैं, हिंदी में खनिज कहते हैं। जीवाश्म इसको कहते हैं हिंदी में, फोजाइल्स को। जीवाश्म क्या होता है, आपने साइंस में, बायोलॉजी में क्लास 10th में पढ़ा है। नहीं पढ़ा तो समझ लीजिए, जो ज़मीन में पाए हुए अवशेष होते हैं इंसानों के, उसको हम फोजाइल्स बोलते हैं। और ये मोस्टली जो है कहाँ कह रहे हैं, फोजाइल्स वर फाउंड, ये मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं, इन वाटर कवरिंग कंटिनेंट्स, वाटर कवरिंग कंटिनेंट्स में पाए जाते हैं। ये भी ऑप्शन आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और मैंने पहले से ही अंडरलाइन कर रखा है जिससे आप पैरे को समझ सकें। तो आपको देखिए इसका आंसर मिल गया, मोस्ट फोजाइल्स वर फॉर्म्ड इन द वाटर कवरिंग। तो आपको ये सब पैरा से मिल जाएगा। इस तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है ना। तो थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है, काइंड ऑफ द फजाल्स आर, कितने तरीके के होते हैं। तो अगर इसको देखना है आप देख सकते हैं, मैंने पहले से अंडरलाइन कर रखा है, देयर आर 4 मीन्स।
तो इसको स्टडी करेंगे, रीड करेंगे, ये आपको मिल जाएगा। हाँ, एक बात का ध्यान रखिए, आपका टाइम वेस्ट ना होने पाए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। इफ़ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन, तो टाइम का बहुत ख्याल रखेंगे। अब ये 3 क्वेश्चन होंगे, बहुत फास्ट में आगे बढ़ेंगे और ये सारे आपको ओमार शीट पर करने हैं, इसका ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये ग्रामर से रिलेटेड होगा। पहला जैसे कि क्वेश्चन इसमें देखो दिया गया है, 4 to 8 जो हैं वो ग्रामर से रिलेटेड है। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन द फॉलोइंग। इसमें आपको रीऑर्डर होता है, यानी कि आपको जम्पर्ड वर्ड दे दिए जाएंगे और उनको ऑर्डर में करके कंप्लीट सेंटेंस बनाना है जिसका मीनिंग होना चाहिए। देखिए, इज़ प्लेइंग ही द इन पार्क, ये दिया हुआ है, इट इज़ अ नॉट प्रॉपर सेंटेंस। सो इसका प्रॉपर सेंटेंस क्या हो जाएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट ही आएगा, फिर हिज, फिर इज़ हेल्पिंग वर्ब आएगी, देन प्लेइंग आईएनजी फॉर्म के साथ में इन द पार्क, ही इज़ प्लेइंग इन द पार्क, वह ठीक है ना पार्क में खेल रहा है। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। तो आप इससे समझ सकते हैं, जो मेरे साथ में अगर इस पेपर को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा आपको करना क्या एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, डॉग बार्किंग बिट सेल्डम, मतलब अब इसको भी आपको ऑर्डर करना है। तो बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, मतलब भौंकने वाले कुत्ते, या आवाज़ सुनी होगी, कभी कभी काटते हैं। तो देखिए, इस तरीके के आपको सेंटेंस मिलेंगे और इनको ऑर्डर करना होगा। तो कोई कठिन नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो एग्जामिनेशन में कर ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपको करेक्ट स्पेलिंग लिखनी होगी, यानी इसमें 3 स्पेलिंग्स गलत लिखी होंगी, एक की स्पेलिंग सही होगी। देखिए, ट्यूशन की स्पेलिंग सही है, एडमिशन की स्पेलिंग रॉन्ग है, और एक्सीलेंट की भी स्पेलिंग रॉन्ग है, ग्रामर की भी स्पेलिंग रॉन्ग है। एक्सीलेंट की स्पेलिंग आप लोग जैसे कि जानते होंगे, एक्सीलेंट की स्पेलिंग क्या होती है? EXCELLENT, एक्सीलेंट होती है, ठीक है ना, ठीक है ना। अगर मैं एक्सीलेंट की बात करूं तो एक्सीलेंट की स्पेलिंग जो होती है ये रॉन्ग है। आप लोग समझ गए होंगे, ग्रामर की भी स्पेलिंग रॉन्ग है, ठीक है ना। एक्सेलेंट, ये एक्सीलेंट की स्पेलिंग होती है। सो आप लोग समझ गए होंगे। तो ऐसे आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा, करेक्ट स्पेलिंग आपको चूज़ करनी होगी। तो करेक्ट स्पेलिंग आपकी इसमें ट्यूशन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ग्रामर को फिल करना है। देखिए, कभी फिल करना हो तो लास्ट का इसका सेंटेंस अगर आगे फिल करना है और पीछे फिल करना है तो पहले का सेंटेंस देख लेना। देखिए, यहाँ पर वॉज लगा हुआ है, मतलब इसका क्लियर हो गया, ये पास्ट इंडेफिनिट पास्ट टेंस है। और जब पास्ट टेंस होता है, आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो पढ़ा ही होगा। यहाँ पर देखो एक्सप्लेनेशन दिया गया है और इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया गया है, दैट कंजक्शन लगा हुआ है। सो जो ये वॉज है, तो मीन्स ये तो क्लियर हो गया, ये पास्ट में होगा, और पास्ट में होगा मतलब सेकेंड फॉर्म में होगा। तो अब ऑप्शन को देखिए आप, सेट टू हो नहीं सकता क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपने देखा होगा सेट टू टोल्ड में बदल जाता है, मतलब ये जब ऑब्जेक्ट है इसके पास में तो ये टोल्ड होगा। समझ गए? एडवाइस होगा नहीं क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस है नहीं। तो इन चीज़ों को आप समझेंगे तो अच्छे से कर ले जाएंगे, और इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टास्क फॉर एनीवन। अगर इंग्लिश को चाहें बहुत आसानी से कर सकते हैं। हाँ, हमेशा अपने आप को ज़्यादा कॉन्फिडेंट में भी नहीं रखिए, और आपको पढ़ना भी चाहिए थोड़ा बहुत। इट इज़ माई सजेशन, इट डजेंट मैटर व्हाट डू यू वांट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आई शैल लीव द रूम व्हेन द रेन। देखिए, यहाँ पर फ्यूचर टेंस में बात हुई है, और आप याद रखना, जब व्हेन कंजक्शन से सेंटेंस ज्वाइन हो तो अगर एक सेंटेंस फ्यूचर है, जो व्हेन कंजक्शन से सेंटेंस ज्वाइन है, ये प्रेजेंट में होगा। पहली बात तो ये ध्यान लिख लीजिए। और एग्जामिनेशन में क्वेश्चन करने का तरीका ये होता है, पहले आप एलिमिनेट करना सीखिए, मतलब फ्यूचर वाला ये तो होगा नहीं क्योंकि फ्यूचर में तो ये प्रेजेंट में होना चाहिए, और ये वुड पास्ट में ये भी नहीं होगा। इज़ स्टॉप होता नहीं क्योंकि वर्ब के साथ में कभी भी इज़ एम आर के साथ में वर्ब जो है पैसिव वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, क्योंकि वो पैसिव में हो जाता है, स्टॉप्ड होगा। तो स्टॉप्ड यहाँ है नहीं ऑप्शन में। और अगर एक्टिव वाइज में है तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आप जानते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर सिंगुलर है सब्जेक्ट तो SEIS का प्रयोग करते हैं, और रेन हमारा सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। और आप इस बात को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 के जैसे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, इतना एक्सपीरियंस है तो इस बात को मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान रखेंगे। कभी भी फ्यूचर में बात हो तो यहाँ पर प्रेजेंट में होगा, जो कंजक्शन व्हेन या इफ से जुड़ा हुआ होगा उसे सेंटेंस को। तो आप लोग समझते रहिए, आपका दोस्त आपके साथ में है। सो ये क्वेश्चंस आप लोग समझ गए हो। क्वेश्चन नंबर 9 to 10, ये आपको पैसेज रीड करना है एंड आंसर गिवन करना है, और ये पैसेज जो होगा आपकी बुक से होगा। इसको भी आप
रीड कर सकते हैं, ठीक है ना। सो ये क्वेश्चन नंबर 9-10 जो है 9-10 ये आपका पैरा है प्रोज से। आपने नेल्सन मंडेला का लेसन तो रीड ही किया होगा, इज़ अ वेरी फेमस पर्सनैलिटी। नहीं रीड किया तो देख लीजिए, ये आपके पैरा से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। इसको आपको रीड करना है, देन क्वेश्चन नीचे वाले क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। पहले मेरी बात समझ लीजिएगा, फर्स्टली क्वेश्चन को ही रीड करिएगा ऑलवेज, क्योंकि टाइम को भी आपको सेव करना है। व्हेन डिड द इन ऑर्गेनाइजेशंस, हाँ देखिए पहले पहले फर्स्ट थिंग इज तो क्वेश्चन को हम लोग रीड कर रहे हैं। व्हेन डिड दिस इनाग्रेशंस टेक प्लेस, यानी ये समारोह कब हुआ था। तो आपने नेल्सन मंडेला वाला पढ़ा होगा 10th में ही, अगर लेसन पढ़ा तो ऐसे ही बता सकते हैं, वैसे तो आपके पैरा में दिया होगा, उसको रीड कर सकते हैं। फिर कह रहा व्हाट वाज द एज ऑफ द ऑथर देन, उस समय ऑथर की एज क्या थी, 80 ईयर, नेल्सन मंडेला साहब की, क्योंकि ये ऑटोबायोग्राफी है उनकी, उनकी जीवनी पर आधारित है। तो इन चीज़ों को अगर रीड कर ले, मेरा एक आपसे सजेशन लगे रहेगा, सभी की समरी ज़रूर रीड कर लीजिएगा लेसन्स की। और देखिए तो इसमें आप इसको रीड करेंगे देन इसके क्वेश्चंस को फाइंड कर सकते हैं। ये नेल्सन मंडेला का जो है उनका जो हमारे साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे, तो उनका ये लेसन है। आपने सेकंड लेसन रीड किया होगा, उसको रीड कर सकते हैं, बहुत आसानी से आंसर फाइंड कर सकते हैं। मतलब एक आपको लेसन से 2 ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे और बहुत ईजी है। तो मीन्स आप ये समझ सकते हैं क्लास 10th का पेपर बहुत ही ईजी है यूपी बोर्ड का, अगर आप चाहें तो बहुत अच्छे स्कोरिंग कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 11 में आए, लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप विद। अब ये लेंचो वाला लेसन है, उससे भी 2 क्वेश्चन पूछ दिए गए, यानी आपको अगर लेसन को अच्छे से रीड किया है तो क्वेश्चन आसानी से ले जाएंगे। तो न्यू कॉइन से कंपेयर किया था, आपको ये रिमेंबर होगा। फिर आगे हम लोग आ जाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा व्हाट अर्ज हिम टू मेक हिज फ्लाइट फर्स्ट फ्लाइट। तो फर्स्ट फ्लाइट के लिए आपने एक लेसन है ये फर्स्ट फ्लाइट, तो उसमें ये पूछा जा रहा है कि व्हाट अर्ज हिम टू मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट के लिए उसको क्या यानी कि अर्ज किया है, तो मतलब अर्ज करना मतलब बहस वो जो बताया गया एक्सप्लेन किया गया। तो उसमें ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों राइट है, एक हंगर एक साइट ऑफ, ठीक है ना, फिश। तो ये ऑप्शनल आपके क्वेश्चन है, तो इनको देख सकते हैं कि किस तरीके से हैं। और देखिए ये क्वेश्चन नंबर 13 कितना आसान है, हु वर द 2 बेस्ट फ्रेंड ऑफ अमार, ठीक है ना। आपने ये लेसन पढ़ा ही होगा, पैगी और मैडी, उसकी 2 फ्रेंड्स थी बेस्ट फ्रेंड, किसकी 2 बेस्ट फ्रेंड थी हैं, एना फ्रैंक की, पैगी और मैडी फ्रेंड्स थी। तो ये क्वेश्चन देखिए बहुत इजी वे में हो गया। फिर एक पोएम आएगी, पोएम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पूछा गया है अ चमेलियन लुक लाइक, चमेलियन कैसी दिखता है, तो लाइक लिजर्ड। तो ये पोएम से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। हाँ एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जितनी भी पोएम्स उनके राइटर आप रिमेंबर लर्न करके जाएंगे, और राइटर्स के नेम और फिगर ऑफ स्पीच पढ़ कर जाएंगे, पोएटिक डिवाइस जिसको कहते हैं। अब ये स्ट्रेंजर के देखिए पोएट का नाम पूछ दिएगा, जैसा मैंने कहा था पोएट के नेम आपको सभी पोएम्स के लर्न होने चाहिए। एक कॉपी पर राइट कर लीजिए पोएम और पोएम के नेम, उनको लर्न कर लीजिए। पोएम पहचानना आना चाहिए, यू आर एबल टू आइडेंटिफाई ऑल पोएम। सो बच्चा लोग आपको थोड़ा तो मेहनत करनी होगी, ज़्यादा नहीं करनी होगी, और थोड़ी मेहनत करनी चाहिए भी। तो द पोएट ऑफ द स्ट्रेंजर इसके कौन है, कैरोलिन वेल्स हैं, तो आपको रिमेंबर रखना चाहिए। और मैं वैसे ऑल पोएम्स की एक वीडियो कंप्लीट बनाऊंगा, सभी पोएम्स के ऐसा एक ही पास में आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन इन द बुक फूड प्रिंट्स विदाउट फीट, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर इन फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इन क्वेश्चन के आंसर आपको देखिए, ये भी लेसन रीड किया तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। हरी सिंह, वो अनिल सिंह और हरी सिंह वाला जो लेसन है आपका द थीफ वाला, ठीक है ना, द थीफ स्टोरी उससे है। देखिए कितना आसान है। हरी सिंह चेंज हिज नेम, हरी सिंह अपना नाम चेंज करता था, मंथली चेंज करता था, हर महीने चेंज करता था। तो ये आपको याद होना चाहिए, स्टोरी रीड करी होनी चाहिए, और रीड किया तो आसानी से हो जाएंगे। और नहीं भी रीड किया, ऑप्शनल मैं सीरीज़ बना रहा हूँ, उसको देख लीजिए, हो जाएंगे क्वेश्चन। तो मीन्स इंग्लिश बहुत ईजी अगर करना चाहो आप। हु नॉक्ड एट द डोर मिडनाइट विजिटर, तो किसने डोर्स को नॉक किया था, वेटर ने। तो ये क्वेश्चंस को बड़ी ही फास्ट वे में आप मेमोराइज कर सकते हैं। हॉरेस वॉज सफरिंग फ्रॉम, किससे सफ़र था, हे फीवर से, बहुत तेज़ फीवर से, राइट। द इंसिडेंट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अफेयर बाई, अब आपको बताना है,
ठीक है ना। इसका ऑप्शन कौन है मिस, जो कॉल्ड एक्स्ट्रॉर्डनरी किसको कॉल किया गया था, क्लर्जी मैन को। सो यू शुड रिमेंबर दिस। ई ब्राइट वॉज बॉर्न इन, ई ब्राइट वाली स्टोरी आपको पता होगी, मेकिंग द साइंटिस्ट। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी और एक मोटिवेटेड स्टोरी भी है। इसमें एक माँ ने कैसे अपने बच्चे को कैसे मोटिवेट के रखा, उसका कंपनी दी। लाइक ई ब्राइट हमारे साइंटिस्ट थे जिनको रीडिंग का, ई ब्राइट वॉज बॉर्न इन, ठीक है। ई ब्राइट वॉज बॉर्न, जैसे कि आपको पता होना चाहिए, ई ब्राइट वॉज बॉर्न इन यूनाइटेड स्टेट। अगर मैं बात करूं तो वो लंदन में बॉर्न हुए थे। ये ऑप्शन रॉन्ग राइट हो गया यहाँ पर, तो आप याद रखेंगे ई ब्राइट कहाँ बॉर्न हुए थे, लंदन में, राइट। लंदन इज़ राइट, सो लंदन। सो अब देखिए ये हमारे 20 क्वेश्चन हो गए। इस तरीके के आपको एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चंस करने होंगे ऑप्शनल, और पैरा से बहुत आसान क्वेश्चन रहेंगे आपके लेसन से, अनसीन पैसेज और रिगार्डिंग आपकी ग्रामर आल्सो यू हैव टू पार्टिसिपेट फॉर ग्रामर। और आफ्टर ऑल आपको 20 क्वेश्चन करने होंगे ऑप्शनल क्वेश्चन, एंड देन आपको ये इस तरीके की एक मार्कशीट मिलेगी स्कूल में। सो आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, उसमें आपका, ठीक है ना, डीओबी फिल होगी। यहाँ पर डीओबी फिल करेंगे, अपने सब्जेक्ट का नाम यहाँ राइट करेंगे और अपना नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ पर हमने अयान अहमद लिखा है, सो यू कैन ऑल्सो राइट इट। और आपकी जो आपका एडमिट कार्ड होगा उसमें रोल नंबर लिखा होगा, जिसको अनुक्रमांक हिंदी में कहते हैं, उसको लिखिएगा। विषय कोड लिखा होगा, उसको राइट करिएगा। इसमें मिस्टेक मत करिएगा, बहुत बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, इसलिए मैंने इसको भी यहाँ पर शो कर दिया है। परीक्षा राइट करेंगे, क्लास राइट करेंगे, पंजीकरण संख्या राइट करेंगे, तो इसको राइट कर सकते हैं आप, राइट। और देन इस तरीके से आप बबलिंग करेंगे, और आप जो एग्जामिनेशन में पेन लेकर जाएंगे, ब्लू या ब्लैक बॉल पेन लेकर जाएंगे, उससे वो इसको जो है बबलिंग करेंगे, ये जैसे ये है, ठीक है ना। इसको भी करना आपको आना चाहिए। बहुत ही इसमें भी बच्चे बहुत गलत कर देते हैं, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। जैसे आपने 1 राइट किया तो यहाँ पर 1 है तो 1 को ब्लैंक करना है, बबलिंग करना है। 2 है तो 2 यहाँ पर इसको बबलिंग करना है। फिर देखिए 2, फिर 1 है यहाँ पर आपका, फिर 0 है, देखिए ये देखो 0 है तो 0 बबलिंग करना है। देन 5 था तो 5 बबलिंग करनी है। इसका ये 5 है, फिर 1 है, फिर 4 है। इस तरीके से आपको इनके जो हैं इसके जो बबल हैं उनको फिल करना है। 0 था तो 0, 2 है तो देखो उसी लाइन में 2, देन 4। और ये आपका एग्ज़ामिनेशन वार्षिक है, तो ये इसको क्या करेंगे, यहाँ पर वार्षिक वाला फिल करेंगे आके। तो ये देखिए हमने जो है वार्षिक वाला इसको फिल किया है। देन क्लास 10th है तो 10th, एंड देन ये आपका जो है पंजीकरण संख्या आपको उसमें मिलेगा आपके प्रवेश पत्र में, वहाँ राइट करेंगे। इसी तरीके से इसको भी बबलिंग करना होगा। तो आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, आपको कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है अपने फ्रेंड्स, अपने स्टूडेंट्स और अपने दोस्तों के लिए, कि वो समझ सकें। और याद रखना, अगर मार्कशीट में आपने मिस्टेक की, कोई कटिंग की, तो आपका नुकसान हो जाएगा, आपके मार्क्स आपको कुछ भी नहीं मिलेंगे। तो बहुत ही ध्यान से ये सब काम करना है, इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है, जिससे हमारे जितने भी साथी हैं उसको समझ सकें। अब देखिए जो आपने आंसर ऊपर किए थे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर भी फिल करने। जैसे पहले का आपने सी ऑप्शन लिखा था, तो सी ऑप्शन ये है तो इसको बबल किया। दूसरे का बी था तो बी ऑप्शन को बबल किया। तीसरे का 4 था, तो इस तरीके से आप बबलिंग करेंगे। और ये भी मैंने शो कर दिया कि कैसे बबलिंग करेंगे। बबलिंग करने के बाद में फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर करेक्ट, देखिए करेक्ट तरीका ये है, ये भी शो कर दिया गया है। और रॉन्ग ऐसे नहीं करेंगे, यूँ यूँ कट कर दिया या ऐसे हल्का सा बबलिंग किया कंप्लीट, और 2 भी बबल करोगे तब भी तुम्हारा क्वेश्चन चला गया। अगर कभी भी गलत हो जाए तो 2 करने से कोई फ़ायदा नहीं, और ना ही उस पर आप कुछ चलाइएगा कि वाइटनर लगा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं। और यहाँ पर आपके सिग्नेचर होंगे, जैसे हमारे यहाँ मान लीजिए स्टूडेंट अनुष्का है तो अनुष्का ने सिग्नेचर किया, और आपका एग्ज़ामिनर मान लीजिए में अहमद है तो अहमद ने यहाँ पर सिग्नेचर आपका एग्ज़ामिनर करेगा। तो बच्चा लोग ये 20 क्वेश्चन हो गए। वीडियो लंबी हो रही है इसलिए इसको स्किप कर रहा हूँ, दूसरी वीडियो में आगे का मैं पेपर एक्सप्लेन करूँगा। तो यहीं पर इसको रोकते हैं, वाइंड अप करते हैं। मैं आशा करता हूँ, आई होप you are able to understand whatever I am explaining in this video. If you want
सो बच्चा लोग अगर कोई भी क्यूरी है आप आस्क कर सकते हैं और मैं आपका दोस्त। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी चालू हो जाएगा। सेक्शन नंबर बी में आपको एक पैरा मिलेगा, उसको रीड करना होगा। ये आपका एक पैरा होगा, इसको रीड करके इसके क्वेश्चन देने होंगे। देखिए तो इस तरीके से जैसे यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे और इसके इसके आंसर आपको करने रहेंगे। और ऊपर के 3 क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, मतलब ये बहुत अच्छे खासे नंबर यहाँ हो जाएंगे। आप ये पैरे से आपको इसको रीड करके आंसर देना है। अब दिया गया व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग, तो पहले आप क्वेश्चन रीड कर लेना, देन आप जो है देन आंसर देना। तो आप इसको रीड कर सकते हैं। अब पूछा गया ग्लोबल वार्मिंग क्या है, अब इसमें आप पैरा पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग मिल जाएगा कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। विच इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, कि जो गैसेज इंक्रीज़ हो रही हैं उनको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा रेज द एटमॉस्फेरिक का, ठीक है ना, ग्रीन हाउस गैसेज लीडिंग द इंक्रीजिंग, जो बढ़ रही हैं, ठीक है ना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, इन चीज़ों का बढ़ना जो है ये ग्लोबल वार्मिंग होगा। आपको पैरा में मिल गया। अब देखिए इस तरीके से आप अपना आंसर राइट कर सकते हैं। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द होल एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ इंक्रीज, बढ़ता है, इट इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया गया विच इज़ द मेन ग्रीन हाउस गैस। अब मेन ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, जैसे मैंने अभी कहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड सबसे मेन ग्रीन का हाउस गैस है जो पृथ्वी के जो है कि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने के लिए ज़िम्मेदार है। तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन सी है, CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे भी बच्चे ऐसे ही जानते होंगे, नहीं भी जानते तो पैरा को रीड कर लेंगे, इसमें मिल जाएगा का CO2, राइट। तो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। तो मैं जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन आंसर समझा रहा हूँ कि कैसे पैरा आएंगे, कैसे करना होगा आपको, और इसके अकॉर्डिंग आपको ये आगे चलना है। और हाँ, मैं आपको और सारी भी चीज़ें प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है ना। सो विच इज़ द मेन ग्रीन हाउस गैस हो गया। फिर मेंशन द नेम ऑफ द अदर ग्रीन हाउस गैस। अब दूसरी ग्रीन हाउस गैसेस के नाम भी उस पैरा में दिए होंगे, जैसे कि मेथेन है, आप जानते हो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को CFC शॉर्टकट में कहते हैं, ठीक है ना। यही इसी के वजह से जो ओजोन परत क्षीण होती जा रही है, यानी जो है उसका नुकसान डिप्लेक्शन होता जा रहा है। तो आपने इसको बायो में भी पढ़ा, और ये ऐसे ही पैरा आपके एग्जामिनेशन में आते हैं जिससे हमें कुछ जो है मिले। और एक मीनिंग आएगी, जैसे विच वर्ड इज़ पैसेज मीन द वैनिश। वैनिश का मतलब किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना, बर्बाद हो जाना। तो ऐसा पैरे में कोई ना कोई वर्ड आया होगा, आप देखिएगा, जाके देखिए, डिस्पेयर आया होगा पैरे में। तो हम लोग, ठीक है ना, इतना टाइम नहीं है कि मैं एक्सप्लेन कर सकूँ, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, आप बोर हो जाएंगे, वरना मैं एक्सप्लेन कर देता। इसमें वैनिश वर्ड आया होगा, जब रीड करेंगे पूरा पैरा तो आपको जो वर्ड मीनिंग पूछी जाएगी वो पैरा में 100% दी होगी, आप ये बात को ध्यान रखिएगा। तो ये 4 क्वेश्चन हो गए। फिर 22 पर आएंगे, ये आपके जो क्वेश्चन आंसर में आ जाएंगे। राइट अ लेटर ऑफ पोस्टमैन एंड कंप्लेनिंग अगेंस्ट ए रेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर। आपको लेटर दे दिया गया, लेटर आएगा, ठीक है ना, फॉर्मल इनफॉर्मल में से कोई आ जाएगा। फिर ये देखिए क्वेश्चन नंबर बी, आपको दोनों में से एक करना है 22 क्वेश्चन नंबर 22 में, जो भी आपको ईजी लगे। लेटर लिखना है तो लेटर का पैटर्न देखिए, बहुत ईजी पैटर्न है, आप लेटर का पैटर्न भी देख सकते हैं। फर्स्टली हम एड्रेस लिखते हैं, ठीक है ना, आपको लेटर लिखना था, फर्स्टली आपको एड्रेस लिखना है, सेंडर एड्रेस, कोई भी आप डमी लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन में नहीं है। देन उसके बाद में 1 लाइन छोड़ेंगे, डेट लिखेंगे। डेट में देखिए यहाँ पर 1 लाइन छोड़ी नहीं गई है, तो ये रॉन्ग है मेथड, अब इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है ना, 1 लाइन छोड़ेंगे। फिर आप जिसके नाम लिख रहे हैं, देखो ऊपर पोस्टमैन के नाम लिखना था तो आपने पोस्टमैन के नाम लिख दिया, राइट, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे हम देखते हैं पोस्टमैन, फिर सर या मैडम, जिसके जो भी लिखना है वो लिख लेंगे। फिर एक्सप्लेन, फिर ये बॉडी लिखेंगे, जो भी समझ में आए बॉडी में लिख लीजिए, और छोड़कर कुछ नहीं आना एग्जामिनेशन में। अगर समझेंगे तो कुछ नहीं छोड़ कर आएंगे, बहुत ईजी मेथड है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरीके से लिख सकते हैं, आई एम वेरी सॉरी टू रिपोर्ट दैट द पोस्ट मैन Raman Verma has displeased almost all the people living in the locality. His work and behavior both are the अनसेटिस्फिकेशन। उसके रिगार्डिंग हम कंप्लेन कर रहे हैं पोस्टमैन के ख़िलाफ़, आपको लेटर लिखना है, ठीक है ना। तो ये कंप्लेन लेटर है, देखो, कंप्लेनिंग अगेंस्ट द इरेगुलर डिलीवरी, वो सही से डिलीवर नहीं करता है पोस्ट वगैरह। तो अपनी लैंग्वेज में कुछ भी थोड़े से वर्ड्स में इसको डिफाइन कर सकते हैं। और एक इसका मैंने पर्टिकुलर एक पैटर्न सिखाया, अगर उसको चाहो तो वो लर्न कर सकते हो। अगर आपको दिक्कत हो रही, बार बार हर एक लेटर को अलग अलग याद नहीं किया जाता है, उसका आपको जो है फॉर्मेट सीखना होगा। फॉर्मेट सीख लीजिए, जैसे ये लाइन है, सभी के लिए तुमको ऑलवेज़ यही लाइन लिखनी है, लर्न कर लीजिए इसको।
I hope you will inquire into the matter of the try to send some other man in the his place before we demonstrate thanking you। इस तरीके से आप लास्ट में thanking you आएगा, क्योंकि ये फॉर्मल लेटर है। फिर योर फेथफुली XYZ, इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद में देखिए, अगर ये लिखना चाहते तो ये लिख सकते थे, अदरवाइज दूसरा बी क्वेश्चन है, आप बी कर सकते हैं। बी में यू आर सुरेंद्र पाल सिंह रेसिडेंट ऑफ रतिका नगला, ठीक है ना, कासगंज, यू आर मस्ट डिस्टर्ब बाय द फ्रीक्वेंसी ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर टाउन, राइट अ लेटर टू एडिटर। आपको एडिटर का न्यूज़पेपर को के एडिटर को लेटर लिखना है। ये बहुत इजी है, इसका भी वही फॉर्मेट रहेगा, बहुत इजी फॉर्मेट है। पहले यहाँ पर अपना एड्रेस लिख लीजिए, क्वेश्चन में ही लिखा है, ये एड्रेस आपका क्वेश्चन में लिखा है, इसको राइट करिए। फिर डेट वाला मैंने बताया था, एक लाइन छोड़कर आपको डेट राइट करना है। इसमें थोड़ा सा फॉर्मेट में ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर लाइन गैप होनी चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर जिसके नाम लिख रहे हो, द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया मेरठ, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लेटर है, एडिटर के नाम ज़्यादा आता है, आप ध्यान रखिएगा बच्चा लोग। और हाँ, और फ्रीक्वेंसी ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप अगर इसको तैयार करेंगे 100% ये आ सकता है। फिर सर या मैडम लिखेंगे, और इसके लिए लिखने का पैटर्न एकदम सेम है। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टिमेट न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी टू द फैक्ट ऑफ देयर आर फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन। इस तरीके की लाइन को इसको यहाँ तक लर्न कर लेना है। ये कोई भी न्यूज़पेपर में कोई चीज़ इशू कराने के लिए हो तो सेम इतना आपको लर्न कर लेना। और जो भी क्वेश्चन से हो, अब भाई ब्रेकडाउन के लिए करना तो ये ब्रेकडाउन से राइट कर लीजिए, थोड़ा बहुत डिफाइन कर पाइए और डिफाइन कर दीजिए, मतलब समझ रहे हैं, ये सब क्वेश्चन से ही आपको मिल जाएगा। एक दो लाइन अगर लिख सकते हैं तो लिख दीजिए। और हाँ, अगर आपको स्ट्रक्चर ही पता चल गया, इसका फॉर्मेट ही पता चल गया, तो वहीं से मार्क लेंगे, इसको लर्न कर लेना है आपको। आई होप दैट अथॉरिटीज़ विल रियलाइज आवर डिफिकल्टीज एंड टेक नेसेसरी स्टेप इन द मैटर। फिर आपको थैंकिंग यू लिखना है, देन योर ट्रूली, एंड देन अपना नाम जो भी लिखना चाहें राइट कर सकते हैं। तो बेटा बहुत इजी है फॉर्मेट। अगर एक भी पेपर आपने 5 सेट सॉल्व कर लिया अच्छे से, तो एग्जामिनेशन में कुछ नहीं छूटेगा। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन नंबर 23 आएगा आपको। ये आपका एक आर्टिकल आएगा, आर्टिकल में जो भी दिया हो उसको लेकर आपको लाइनें यूज़ कर करके क्या लिख लेना है, आपको आर्टिकल लिख देना है। ज़्यादा वर्ड का नहीं लिखना होगा। देखो इस तरीके से छोटा सा एक आर्टिकल लिखना है, सीन ऑफ रेलवे स्टेशन, और जो भी वर्ड है उनका यूज़ करना है। जैसे कि वहाँ पर ऊपर रेलवे स्टेशन था, देखो रेलवे स्टेशन का यूज़ किया, आ सीन एट द रेलवे स्टेशन इज़ वेरी एक्साइटिंग लास्ट संडे। फिर विजिट आया था तो विजिट का यूज़ कर लिया, लास्ट संडे आई विजिट देयर, मैं वहाँ गया था। द प्लेटफॉर्म, यानी उन वर्ड्स का यूज़ करके इसको लिखना है। तो ये आर्टिकल कहा जाता है। आर्टिकल का मतलब होता है, आर्टिकल आलोचनात्मक दृष्टि से होते हैं, मतलब जो भी वर्ड्स आपको दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। हाँ, अगर आपको बेस्ट परफॉर्मेंस करनी, ये नहीं रटा रटाया कुछ ले गए और जाके वहाँ छाप दिया, आपको इन वर्ड्स का यूज़ करना है। अगर नहीं यूज़ करेंगे तो मार्किंग में नंबर कट हो जाएंगे, और फिर कहेंगे हमें लिख कर तो बहुत आए थे, मेरा मार्क्स नहीं मिले। तो इन चीज़ों को अगर फेस नहीं करना है तो इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा आप। फिर क्वेश्चन नंबर बी की हम बात कर लेते हैं। अगर मैं क्वेश्चन नंबर बी की बात करूं तो देखिए, आपको इनमें से दोनों में से एक कोई करने थे, ए करना या बी करना। फिर मैं बता रहा हूँ 80 वर्ड से के उसमें होना चाहिए। जो क्वेश्चन नंबर बी होगा ये आपका रिपोर्ट होगा, जो आपको दिया गया इनमें भी ये वर्ड्स का यूज़ कर लीजिए। सोसाइटी, वैल्यू, मैटरनल, ढाबा, चाइल्ड, पिटी, यू आर गोइंग टू सम अदर सिटी, तुम दूसरे सिटी जा रहे हो, यू से चिल्ड्रन ऑफ योर एज वॉकिंग द रोड साइड, ढाबा, ढाबा में काम करते हैं बच्चे। यू वर moved to see their condition, write an article, highlight the poor condition the children have the work। तो यहाँ पर भी आप आर्टिकल लिख रहे हैं और आर्टिकल में ये वर्ड्स दे दिए गए हैं, तो इस तरीके से आर्टिकल लिख सकते हैं। वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन राइट इट। फिर ग्रामर का पोर्शन आ जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैं समझा दूंगा आप लोगों को बहुत ईजी वे में, आप समझ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया, इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना है। ही सेड टू मी, ये देखिए इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो सेट टू आस्क में बदल जाएगा। मी कॉमा इंट्रोगेटिव कॉमा इफ़ में चेंज हो जाएगा। यू ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, मतलब मी आई हो जाएगा। और डू लगा हुआ है, डू यू हैव है, तो आप समझ सकते हैं भाई ये डू है, तो आप यहाँ पर जब चेंज करेंगे तो ये पास्ट में बदल जाएगा, तो मतलब हैड हो जाएगा। एनी गुड डिक्शनरी, तो पास्ट में बदलेगा तो हैड हो जाएगा। आप कहेंगे आप हैड क्यों हो गया, बिकॉज डू हैव मतलब ये समझ रहे हैं, ये हैव हैज़ के कॉन्सेप्ट है, जब उसको पास्ट में ले जाएंगे तो वो हैड हो जाएगा बेटा। तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क हटा देंगे। ही टॉच मी ग्रामर, इस तरीके से पैसिव बनाना है, तो ग्रामर ऑब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, किसी एक को लेकर आप इसका भी पैसिव वाइज बना सकते हैं वेरी ईजी वे में। पंचुएट करना है, पंचुएट करने में कैपिटल लेटर का यूज़ करना है। राम पहला कैपिटल लेटर में हो जाएगा राम, फिर सेट हो जाएगा, ठीक है ना।
फिर क्या होगा, सेड हो जाएगा, देन सेड के बाद में टू हिम, फिर उसके बाद में देखो राम सेड, ठीक है ना, टू हिम, उसके बाद में यहाँ पर कॉमा आना चाहिए, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा चालू हो जाना चाहिए, डायरेक्ट डायरेक्ट आप लोगों ने पढ़े हैं बस उस तरीके से। तो इसको सही करके लिखना है, राइट करना है, इसी को पंक्चुअलाइजेशन कहते हैं। तो पंक्चुअलाइजेशन समझ में आ गया होगा आई थिंक आप लोगों को, पंक्चुएट कर देना है। फिर व्हाट इज़ योर ब्रदर डूइंग, और यहाँ क्वेश्चन मार्क भाई आ जाएगा लास्ट में, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दोगे। तो इस तरीके से बड़ी आसान पेपर होता है अगर आप चाहोगे, शायद कुछ कठिन नहीं है। स्टोरी भी बहुत इजी है, ये बाद में मैं समझा दूंगा, तो स्टोरी आपको करनी होगी, तो स्टोरी ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए राम सेड टू हिम, इस तरीके से आंसर इसका हो जाएगा। उस वाले का भी ये हो गया, इफ़ आई हैड एनी गुड डिक्शनरी, और आई वॉज टॉच ग्रामर बाई हिम, ये हो गया उसका पैसिव। फिर राम सेड टू हिम, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट इज़ योर ब्रदर डूइंग क्वेश्चन मार्क, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो इसको सही करके लिखना था, आर स्मॉल लेटर में लिखा होता तो इसको कैपिटल लेटर में लिखना था, उसकी स्टोरी बनानी थी। ये इस तरीके से आप स्टोरी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो स्टोरी आपको बनानी होगी मुकम्मल तौर पर। सो आप अगर सही से थोड़ा सा ध्यान देंगे तो क्वेश्चन भी आपको, अच्छा हाँ, एग्ज़ामिनेशन में जाने से पहले आपको पेपर का तरीका पता हो, कौन से नंबर पे कौन सा क्वेश्चन आएगा। लड़ने जा रहे हो, आपको पता ही नहीं किससे फाइट करनी, तो इसके लिए आप पेपर ज़रूर देख कर जाइए। क्वेश्चन 30 to 40 वर्ड के आएंगे, जैसे वाई वॉज द होल फैमिली टर्निंग, ठीक है, टर्निंग द यंग सीगुल, क्यों टर्निंग कर रही थी, विच इज़ द बेस्ट पीरियड ऑफ विजिटिंग कॉग, वाई डज एनी फील दैट शी इज़ अलोन इन द वर्ल्ड। और इस बार क्वेश्चन जो है रटे रटाए काम नहीं आएंगे, एक बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन जो है फ्रेमिंग करके राइट करना हो गया आपको, देखिए कैसे क्वेश्चन आए हुए, रटे रटाए क्वेश्चन आपको काम नहीं आएंगे, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। फिर देखिए ये क्वेश्चन आंसर आपके इस तरीके से आएंगे, इनको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 28 पर आपको सेंट्रल आइडिया करना होगा। सेंट्रल आइडिया आपको लर्न कर लेना, जैसे ट्रीज़ है, फायर एंड आइस, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सेंट्रल आइडिया, इसको याद कर लीजिए। इसको आपको जो है 40 वर्ड में राइट कर देना है। इनको 29 क्वेश्चन नंबर होगा, तो इसमें आपको 30 to 40 वर्ड में इसको राइट करना होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, जैसे डिस्क्राइब टू भोलीज इज द स्टोरी, तो आप इनको राइट कर सकते हैं। कैसे राइट करना है इनको ध्यान दीजिए। मैंने ओवरऑल पेपर आप लोगों को शो किया है कि कैसे पेपर आपको सॉल्व करना है, तो ओवरऑल पेपर आप देख सकते हैं। और वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, वरना मैं एक्सप्लेन भी कर दूँ हाउ टू राइट द आंसर ऑफ एनी वन। तो यहाँ तक रखते हैं फिर, ठीक है ना। और चलो और कोई क्वेश्चन हो, कोई बात हो, तो यू कैन आस्क मी। एंड मैं अहमद सर, एंड आज हम लोग क्लास 10th के मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि कैसे करना है, और इसके बारे में बात करेंगे। और हाँ, ये भी समझेंगे कि क्या चेंजेस इंग्लिश में हुए और कैसे हम अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। और जो भी बच्चे मार्क्स पाना चाहते हैं, वो पहले तो एग्ज़ाम पेपर के पैटर्न को और किस तरीके से करना है इसे समझना होगा। इफ़ यू आर टेरिबल हाउ टू पार्टिसिपेट इन एग्ज़ामिनेशन, मेरा एक सजेशन रहेगा आपसे कि आप पेपर को समझें मेरे साथ में। सो फर्स्टली जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, आपको 3 hours and 15 minutes मिलेंगे एग्ज़ामिनेशन में। ये क्लास 10th इंग्लिश का पेपर है, और मैं मुख्तार अहमद आपके साथ में, आपका दोस्त, आपके हेल्प के लिए मैं आपको जो है आपके साथ में वर्क कर रहा हूँ, और ये केवल आपके सपोर्ट के लिए है। सो ये 70 मार्क्स का ये आपका पेपर होगा। 3 hours and 15 minutes आपको मिलेंगे, इसमें आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद में आप ये देखिए कि आप दिस क्वेश्चन पेपर इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन ए एंड बी। ये जो है ये ए एंड बी सेक्शन में डिवाइडेड होगा। देन देखिए उसके बाद में आगे अगर हम बढ़ें, तो आगे अगर बात की जाए तो ये ए कंटेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। इसमें 20 क्वेश्चन होंगे, और ये आपको ओमार शीट पर करने होंगे। उसको भी आपको समझना ओमार शीट कैसे फिल करनी है। और बी सेक्शन जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव आंसर होंगे, थ्योरिकल वो आपको कॉपी पर राइट करने होंगे। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, मार्क आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन में आपको मार्क इंडिकेट किए गए हैं। सो बच्चा लोग, आप लोग समझ सकते हैं हाउ टू सॉल्व
एंड ये अच्छे मार्क्स पाने के लिए एक आपके लिए समझने का एक पैटर्न मैं लेकर आया हूँ कि किस तरीके से आपको करना है। सो मेरे साथ बने रहिए इसको समझने के लिए। मैं आपका साथी अहमद। चलिए इसको समझते हैं। सेक्शन ए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। क्वेश्चन, जैसा कि मैंने कहा था, सेक्शन ए आपका ऑब्जेक्टिव है और इसमें जो सेक्शन ए है उसको हम रीड करेंगे और उससे 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये एकदम फ्री क्वेश्चन है। अगर आपने कभी भी क्लास में स्टडी नहीं की है तो इनको आप पा सकते हैं। और हाँ, मेरी बात मानेंगे, अगर इंग्लिश में आप चाहें तो 100 में 100 कर सकते हैं और अपने स्कोर को जो है बढ़ा सकते हैं, अपनी इज़्ज़त को बढ़ा सकते हैं। बिकॉज़ क्लास 10th में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट रखता है और ये क्लास बोर्ड जो है ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो क्लासेस को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, सही से ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो उनके लिए मैं ये सारा पूरा लेकर आया हूँ। सेक्शन ये देख लेते हैं। इसमें आपको 3 क्वेश्चन ये मिलेंगे ऑप्शनल। और ये क्वेश्चन पहले, अगर मैं आपसे, मेरा सजेशन ये रहेगा, पैरा को पढ़ने से पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन हमारा है, हु इज़ कॉल्ड जियोलॉजिस्ट। तो जियोलॉजिस्ट किसको कहते हैं? देखिए आपको इसमें मिल जाएगा जियोलॉजिस्ट किसको कहते हैं, मैंने पहले ही से अंडरलाइन कर रखा है। रॉक्स, लैंडफॉर्म्स एंड द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। कैन व्हाट काइंड ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, देखो हाँ, दीज जो इस इन सभी चीज़ों की स्टडी करते हैं। एनिमल लिव हियर ऑन द अर्थ अ लॉन्ग टाइम एगो, ठीक है ना। दीज साइंटिस्ट आर दीज, अगर इनकी मैं बात करूँ, दीज साइंटिस्ट आर कॉल्ड जियोलॉजिस्ट। यानी जो आपके रॉक्स, लैंडफॉर्म्स एंड द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, ऑफ द प्लानट एंड एनिमल्स की स्टडी करते हैं, उनको हम जूलॉजिस्ट कहते हैं। ये जूलॉजिस्ट रहा आपका आंसर। देखिए फर्स्ट मिल गया। मेरे हिसाब से आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना चाहिए और देन फिर आंसर करना चाहिए। कभी भी पैरा से रिलेटेड क्वेश्चन आपका हो, सो आप क्या करेंगे, आपको फर्स्टली आपको उसको रीड करना है। फिर सेकंड क्वेश्चन देख लेते। तो हमारा आंसर क्या हो गया बेटा? हमारा आंसर हो गया, वन हु स्टडीड रॉक एंड हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, उसको हम जियोलॉजिस्ट कहते हैं। आंसर मिल गया। फिर दूसरा, फोजाइल्स वर फाउंड। फोजाइल्स होते क्या आप लोग जानते हैं? हिंदी में खनिज कहते हैं, जीवाश्म इसको कहते हैं हिंदी में, फोजाइल्स को। जीवाश्म क्या होता है? आपने साइंस में, बायोलॉजी में क्लास 10th में पढ़ा है। नहीं पढ़ा तो समझ लीजिए, जो ज़मीन में पाए हुए अवशेष होते हैं इंसानों के, उसको हम फोजाइल्स बोलते हैं। और ये मोस्टली जो है कहाँ कह रहे हैं, फोजाइल्स वर फाउंड, ये मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं? इन वाटर कवरिंग कंटिनेंट्स, वाटर कवरिंग कंटिनेंट्स में पाए जाते हैं। ये भी ऑप्शन आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और मैंने पहले से ही अंडरलाइन कर रखा है जिससे आप पैरे को समझ सकें। तो आपको देखिए इसका आंसर मिल गया, मोस्ट फोजाइल्स वर फॉर्म्ड इन द वाटर कवरिंग। तो आपको ये सब पैरा से मिल जाएगा। इस तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है ना। तो थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है, काइंड ऑफ द फजाल्स आर, कितने तरीके के होते हैं? तो अगर इसको देखना है आप देख सकते हैं, मैंने पहले से अंडरलाइन कर रखा है, देयर आर 4 मीन्स। तो इसको स्टडी करेंगे, रीड करेंगे, ये आपको मिल जाएगा। हाँ, एक बात का ध्यान रखिए, आपका टाइम वेस्ट ना होने पाए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। इफ़ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन, तो टाइम का बहुत ख्याल रखेंगे। अब ये 3 क्वेश्चन होंगे, बहुत फास्ट में आगे बढ़ेंगे और ये सारे आपको ओमार शीट पर करने हैं, इसका ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये ग्रामर से रिलेटेड होगा। पहला जैसे कि क्वेश्चन इसमें देखो दिया गया है, 4 to 8 जो हैं वो ग्रामर से रिलेटेड है। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन द फॉलोइंग। इसमें आपको रीऑर्डर होता है, यानी कि आपको जम्पर्ड वर्ड दे दिए जाएंगे और उनको ऑर्डर में करके कंप्लीट सेंटेंस बनाना है जिसका मीनिंग होना चाहिए। देखिए, इज़ प्लेइंग ही द इन पार्क, ये दिया हुआ, इट इज़ अ नॉट प्रॉपर सेंटेंस। सो इसका प्रॉपर सेंटेंस क्या हो जाएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट ही आएगा, फिर हिज, फिर इज़ हेल्पिंग वर्ब आएगी, देन प्लेइंग आईएनजी फॉर्म के साथ में इन द पार्क, ही इज़ प्लेइंग इन द पार्क, वह, ठीक है ना, पार्क में खेल रहा है। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। तो आप इससे समझ सकते हैं, जो मेरे साथ में अगर इस पेपर को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा आपको करना क्या एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, डॉग बार्किंग बीट सेल्डम। मतलब अब इसको भी आपको ऑर्डर करना है। तो बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, मतलब भौंकने वाले कुत्ते या आवाज़ सुनी होगी, कभी कभी काटते हैं। तो देखिए इस तरीके के आपको सेंटेंस मिलेंगे और इनको ऑर्डर करना होगा। तो
कोई कठिन नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो एग्जामिनेशन में कर ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपको करेक्ट स्पेलिंग लिखनी होगी, यानी इसमें 3 स्पेलिंग्स गलत लिखी होंगी, एक की स्पेलिंग सही होगी। देखिए ट्यूशन की स्पेलिंग सही है, एडमिशन की स्पेलिंग रॉन्ग है, और एक्सीलेंट की भी स्पेलिंग रॉन्ग है, ग्रामर की भी स्पेलिंग रॉन्ग है। एक्सीलेंट की स्पेलिंग आप लोग जैसा कि जानते होंगे, एक्सीलेंट की स्पेलिंग क्या होती है, EXCELLENT, एक्सीलेंट होती है, ठीक है ना, ठीक है ना। अगर मैं एक्सीलेंट की बात करूं तो एक्सीलेंट की स्पेलिंग जो होती है ये रॉन्ग है, आप लोग समझ गए होंगे। ग्रामर की भी स्पेलिंग रॉन्ग है, ठीक है ना। एक्सेलेंट, ये एक्सीलेंट की स्पेलिंग होती है। सो आप लोग समझ गए होंगे। तो ऐसे आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा करेक्ट स्पेलिंग आपको चूज़ करनी होगी। तो करेक्ट स्पेलिंग आपकी इसमें ट्यूशन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ग्रामर को फिल करना है। देखिए कभी फिल करना हो तो लास्ट का इसका सेंटेंस अगर आगे फिल करना है और पीछे फिल करना है तो पहले का सेंटेंस देख लेना। देखिए यहाँ पर वॉज लगा हुआ है, मतलब इसका क्लियर हो गया, ये पास्ट इंडेफिनिट पास्ट टेंस है। और जब पास्ट टेंस होता है आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो पढ़ा ही होगा। यहाँ पर देखो एक्सप्लेनेशन दिया गया है और इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया गया है, दैट कंजक्शन लगा हुआ है। सो जो ये वॉज है तो मीन्स ये तो क्लियर हो गया, ये पास्ट में होगा, और पास्ट में होगा मतलब सेकेंड फॉर्म में होगा। तो अब ऑप्शन को देखिए आप, सेट टू हो नहीं सकता क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपने देखा होगा सेट टू टोल्ड में बदल जाता है, मतलब ये जब ऑब्जेक्ट है इसके पास में तो ये टोल्ड होगा, समझ गए। एडवाइस होगा नहीं क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस है नहीं। तो इन चीज़ों को आप समझेंगे तो अच्छे से कर ले जाएंगे, और इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टास्क फॉर एनीवन। अगर इंग्लिश को चाहें बहुत आसानी से कर सकते हैं। हाँ, हमेशा अपने आप को ज़्यादा कॉन्फिडेंट में भी नहीं रखिए, और आपको पढ़ना भी चाहिए थोड़ा बहुत। इट इज़ माई सजेशन, इट डजंट मैटर व्हाट यू वांट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आई शैल लीव द रूम व्हेन द रेन। देखिए यहाँ पर फ्यूचर टेंस में बात हुई है, और आप याद रखना जब व्हेन कंजक्शन से सेंटेंस ज्वाइन हो तो अगर एक सेंटेंस फ्यूचर है जो व्हेन कंजक्शन से सेंटेंस ज्वाइन है ये प्रेजेंट में होगा। पहली बात तो ये ध्यान लिख लीजिए। और एग्जामिनेशन में क्वेश्चन करने का तरीका ये होता है, पहले आप एलिमिनेट करना सीखिए, मतलब फ्यूचर वाला ये तो होगा नहीं क्योंकि फ्यूचर में तो ये प्रेजेंट में होना चाहिए, और ये वुड पास्ट में ये भी नहीं होगा। इज़ स्टॉप होता नहीं क्योंकि वर्ब के साथ में कभी भी इज़ एम आर के साथ में वर्ब जो है पैसिव वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, क्योंकि वो पैसिव में हो जाता है। स्टॉप्ड होगा तो स्टॉप्ड यहाँ है नहीं ऑप्शन में, और अगर एक्टिव वाइज में है तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप जानते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर सिंगुलर है सब्जेक्ट तो SEIS का प्रयोग करते हैं, और रेन हमारा सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। और आप इस बात को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 के जैसे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, इतना एक्सपीरियंस है तो इस बात को मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान रखेंगे। कभी भी फ्यूचर में बात हो तो यहाँ पर प्रेजेंट में होगा, जो कंजक्शन व्हेन या इफ से जुड़ा हुआ होगा उसे सेंटेंस को। तो आप लोग समझते रहिए, आपका दोस्त आपके साथ में है। सो ये क्वेश्चंस आप लोग समझ गए हो। क्वेश्चन नंबर 9 to 10 ये आपको पैसेज रीड करना है एंड आंसर गिवन करना है, और ये पैसेज जो होगा आपकी बुक से होगा, इसको भी आप रीड कर सकते हैं, ठीक है ना। सो ये क्वेश्चन नंबर 9-10 जो है 9-10 ये आपका पैरा है प्रोज से। आपने नेल्सन मंडेला का लेसन तो रीड ही किया होगा, इज़ अ वेरी फेमस पर्सनैलिटी। नहीं रीड किया तो देख लीजिए, ये आपके पैरा से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, इसको आपको रीड करना है, देन क्वेश्चन नीचे वाले क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। पहले मेरी बात समझ लीजिएगा, फर्स्टली क्वेश्चन को ही रीड करिएगा ऑलवेज, क्योंकि टाइम को भी आपको सेव करना है। व्हेन डिड द इन ऑर्गेनाइजेशंस, हाँ देखिए पहले पहले फर्स्ट थिंग इज दैट, तो क्वेश्चन को हम लोग रीड कर रहे हैं, व्हेन डिड दिस इनॉग्रेशंस टेक प्लेस, यानी ये समारोह कब हुआ था। तो आपने नेल्सन मंडेला वाला पढ़ा होगा 10th में, अगर लेसन पढ़ा तो ऐसे ही बता सकते हैं, वैसे तो आपके पैरा में दिया होगा, उसको रीड कर सकते हैं। फिर कह रहा व्हाट वाज द एज ऑफ द ऑथर देन, उस समय ऑथर की एज क्या थी, 80 ईयर, नेल्सन मंडेला साहब की, क्योंकि ये ऑटोबायोग्राफी है उनकी, उनकी जीवनी पर आधारित है। तो इन चीज़ों को अगर रीड कर ले, मेरा एक आपसे सजेशन लगे रहेगा, सभी की सैमरी ज़रूर रीड कर लीजिएगा लेसन्स की। और देखिए तो इसमें आप इसको रीड करेंगे देन इसके क्वेश्चंस को फाइंड कर सकते हैं। ये नेल्सन मंडेला का जो है उनका जो हमारे साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे,
तो उनका ये लेसन है। आपने सेकंड लेसन रीड किया होगा, उसको रीड कर सकते हैं, बहुत आसानी से आंसर फाइंड कर सकते हैं। मतलब एक आपको लेसन से 2 ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे और बहुत ईजी है। तो मीन्स आप ये समझ सकते हैं क्लास 10th का पेपर बहुत ही ईजी है यूपी बोर्ड का। अगर आप चाहें तो बहुत अच्छे स्कोरिंग कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 11 में आए, लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप विद। अब ये लेंचो वाला लेसन है, उससे भी 2 क्वेश्चन पूछ दिए गए। यानी आपको अगर लेसन को अच्छे से रीड किया है तो क्वेश्चन आसानी से ले जाएंगे। तो न्यू कॉइन से कंपेयर किया था, आपको ये रिमेंबर होगा। फिर आगे हम लोग आ जाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा व्हाट अर्ज्ड हिम टू मेक हिज फ्लाइट फर्स्ट फ्लाइट। तो फर्स्ट फ्लाइट के लिए आपने एक लेसन है ये फर्स्ट फ्लाइट, तो उसमें ये पूछा जा रहा है कि व्हाट अर्ज्ड हिम टू मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट के लिए उसको क्या यानी कि अर्ज किया है। तो मतलब अर्ज करना मतलब बहस वो जो बताया गया एक्सप्लेन किया गया। तो उसमें ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों राइट है। एक हंगर एक साइट ऑफ, ठीक है ना, फिश। तो ये ऑप्शनल आपके क्वेश्चन है, तो इनको देख सकते हैं कि किस तरीके से हैं। और देखिए ये क्वेश्चन नंबर 13 कितना आसान है। हु वर द 2 बेस्ट फ्रेंड ऑफ अमार, ठीक है ना। आपने ये लेसन पढ़ा ही होगा, पैगी और मैडी उसकी 2 फ्रेंड्स थी बेस्ट फ्रेंड। किसकी 2 बेस्ट फ्रेंड थी हैं? एना फ्रैंक की पैगी और मैडी फ्रेंड्स थी। तो ये क्वेश्चन देखिए बहुत इजी वे में हो गया। फिर एक पोएम आएगी, पोएम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पूछा गया है अ चमेलियन लुक लाइक, चमेलियन कैसी दिखता है? तो लाइक लिजर्ड। तो ये पोएम से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। हाँ एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जितनी भी पोएम्स हैं उनके राइटर आप रिमेंबर लर्न करके जाएंगे, और राइटर्स के नेम और फिगर ऑफ स्पीच पढ़ कर जाएंगे, पोएटिक डिवाइस जिसको कहते हैं। अब ये स्ट्रेंजर के देखिए पोएट का नाम पूछ दिएगा, जैसा मैंने कहा था पोएट के नेम आपको सभी पोएम्स के लर्न होने चाहिए। एक कॉपी पर राइट कर लीजिए पोएम और पोएम के नेम, उनको लर्न कर लीजिए। पोएम पहचानना आना चाहिए। यू आर एबल टू आइडेंटिफाई ऑल पोएम। सो बच्चा लोग आपको थोड़ा तो मेहनत करनी होगी, ज़्यादा नहीं करनी होगी, और थोड़ी मेहनत करनी चाहिए भी। तो द पोएट ऑफ द स्ट्रेंजर इसके कौन है? कैरोलिन वेल्स हैं। तो आपको रिमेंबर रखना चाहिए। और मैं वैसे ऑल पोएम्स की एक वीडियो कंप्लीट बनाऊंगा, सभी पोएम्स के ऐसा एक ही पास में आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन इन द बुक फूड प्रिंट्स विदाउट फीट, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर एंड फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इन क्वेश्चन के आंसर आपको देखिए, ये भी लेसन रीड किया तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। हरी सिंह, वो अनिल सिंह और हरी सिंह वाला जो लेसन है आपका द थीफ वाला, ठीक है ना, द थीफ स्टोरी उससे है। देखिए कितना आसान है। हरी सिंह चेंज हिज नेम, हरी सिंह अपना नाम चेंज करता था, मंथली चेंज करता था, हर महीने चेंज करता था। तो ये आपको याद होना चाहिए, स्टोरी रीड करी होनी चाहिए, और रीड किया तो आसानी से हो जाएंगे। और नहीं भी रीड किया, ऑप्शनल मैं सीरीज़ बना रहा हूँ, उसको देख लीजिए, हो जाएंगे क्वेश्चन। तो मीन्स इंग्लिश बहुत ईजी अगर करना चाहो आप। हु नॉक्ड एट द डोर मिडनाइट विजिटर, तो किसने डोर्स को नॉक किया था? वेटर ने। तो ये क्वेश्चंस को बड़ी ही फास्ट वे में आप मेमोराइज कर सकते हैं। हॉरेस वॉज सफरिंग फ्रॉम, किससे सफ़र था? हे फीवर से, बहुत तेज़ फीवर से, राइट। द इंसिडेंट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अफेयर बाई, अब आपको बताना है, ठीक है ना। इसका ऑप्शन कौन है? मिस जो कॉल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी किसको कॉल किया गया था? क्लर्जी मैन को। सो यू शुड रिमेंबर दिस। ई ब्राइट वॉज बॉर्न इन, ई ब्राइट वाली स्टोरी आपको पता होगी, मेकिंग द साइंटिस्ट। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। और एक मोटिवेटेड स्टोरी भी है इसमें। एक माँ ने कैसे अपने बच्चे को कैसे मोटिवेट के रखा, उसका कंपनी दी। लाइक ई ब्राइट हमारे साइंटिस्ट थे जिनको रीडिंग का, ई ब्राइट वॉज बॉर्न इन, ठीक है। ई ब्राइट वॉज बॉर्न, जैसे कि आपको पता होना चाहिए, ई ब्राइट वॉज बॉर्न इन यूनाइटेड स्टेट। अगर मैं बात करूं तो वो लंदन में बॉर्न हुए थे। ये ऑप्शन रॉन्ग राइट हो गया यहाँ पर, तो आप याद रखेंगे। ई ब्राइट कहाँ बॉर्न हुए थे? लंदन में, राइट। लंदन इज़ राइट। सो लंदन। सो अब देखिए ये हमारे 20 क्वेश्चन हो गए। इस तरीके के आपको एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चंस करने होंगे ऑप्शनल, और पैरा से बहुत आसान क्वेश्चन रहेंगे आपके लेसन से, अनसीन पैसेज, और रिगार्डिंग आपकी ग्रामर आल्सो यू हैव टू पार्टिसिपेट फॉर ग्रामर। और आफ्टर ऑल आपको 20 क्वेश्चन करने होंगे ऑप्शनल क्वेश्चन, एंड देन आपको ये इस तरीके की एक मार्कशीट मिलेगी स्कूल में। सो आपको
एडमिट कार्ड मिलेगा, उसमें आपका ठीक है ना डीओबी फिल होगी। यहाँ पर डीओबी फिल करेंगे, अपने सब्जेक्ट का नाम यहाँ राइट करेंगे और अपना नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ पर हमने अयान अहमद लिखा है, सो यू कैन ऑल्सो राइट इट। और आपकी जो आपका एडमिट कार्ड होगा उसमें रोल नंबर लिखा होगा, जिसको अनुक्रमांक हिंदी में कहते हैं, उसको लिखिएगा। विषय कोड लिखा होगा, उसको राइट करिएगा। इसमें मिस्टेक मत करिएगा, बहुत बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, इसलिए मैंने इसको भी यहाँ पर शो कर दिया है। परीक्षा राइट करेंगे, क्लास राइट करेंगे, पंजीकरण संख्या राइट करेंगे, तो इसको राइट कर सकते हैं आप, राइट। और देन इस तरीके से आप बबलिंग करेंगे। और आप जो एग्जामिनेशन में पेन लेकर जाएंगे, ब्लू या ब्लैक बॉल पेन लेकर जाएंगे, उससे वो इसको जो है बबलिंग करेंगे। ये जैसे ये है, ठीक है ना, इसको भी करना आपको आना चाहिए। बहुत ही इसमें भी बच्चे बहुत गलत कर देते हैं, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। जैसे आपने 1 राइट किया तो यहाँ पर 1 है तो 1 को ब्लैंक करना है, बबलिंग करना है। 2 है तो 2 यहाँ पर इसको बबलिंग करना है। फिर देखिए 2, फिर 1 है यहाँ पर आपका, फिर 0 है, देखिए ये देखो 0 है तो 0 बबलिंग करना है। देन 5 था तो 5 बबलिंग करनी है। इसका ये 5 है, फिर 1 है, फिर 4 है। इस तरीके से आपको इनके जो हैं इसके जो बबल हैं उनको फिल करना है। 0 था तो 0, 2 है तो देखो उसी लाइन में 2, देन 4। और ये आपका एग्जामिनेशन वार्षिक है तो ये इसको क्या करेंगे, यहाँ पर वार्षिक वाला फिल करेंगे आके। तो ये देखिए हमने जो है वार्षिक वाला इसको फिल किया है। देन क्लास 10th है तो 10th। एंड देन ये आपका जो है पंजीकरण संख्या आपको उसमें मिलेगा आपके प्रवेश पत्र में, वहाँ राइट करेंगे। इसी तरीके से इसको भी बबलिंग करना होगा। तो आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, आपको कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है अपने फ्रेंड्स, अपने स्टूडेंट्स और अपने दोस्तों के लिए, कि वो समझ सकें। और याद रखना, अगर मार्कशीट में आपने मिस्टेक की, कोई कटिंग की, तो आपका नुकसान हो जाएगा, आपके मार्क्स आपको कुछ भी नहीं मिलेंगे। तो बहुत ही ध्यान से ये सब काम करना है। इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है, जिससे हमारे जितने भी साथी हैं उसको समझ सकें। अब देखिए जो आपने आंसर ऊपर किए थे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर भी फिल करने हैं। जैसे पहले का आपने सी ऑप्शन लिखा था तो सी ऑप्शन ये है तो इसको बबल किया। दूसरे का बी था तो बी ऑप्शन को बबल किया। तीसरे का 4 था, तो इस तरीके से आप बबलिंग करेंगे। और ये भी मैंने शो कर दिया कि कैसे बबलिंग करेंगे। बबलिंग करने के बाद में फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर करेक्ट, देखिए करेक्ट तरीका ये है, ये भी शो कर दिया गया है। और रॉन्ग ऐसे नहीं करेंगे, यूँ यूँ कट कर दिया या ऐसे हल्का सा बबलिंग किया कंप्लीट, और 2 भी बबल करोगे तब भी तुम्हारा क्वेश्चन चला गया। अगर कभी भी गलत हो जाए तो 2 करने से कोई फ़ायदा नहीं। और ना ही उस पर आप कुछ चलाइएगा कि वाइटनर लगा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं। और यहाँ पर आपके सिग्नेचर होंगे, जैसे हमारे यहाँ मान लीजिए स्टूडेंट अनुष्का है तो अनुष्का ने सिग्नेचर किया, और आपका एग्ज़ामिनर मान लीजिए मैं अहमद है तो अहमद ने यहाँ पर सिग्नेचर आपका एग्ज़ामिनर करेगा। तो बच्चा लोग ये 20 क्वेश्चन हो गए। वीडियो लंबी हो रही है इसलिए इसको स्किप कर रहा हूँ। दूसरी वीडियो में आगे का मैं पेपर एक्सप्लेन करूँगा। तो यहीं पर इसको रोकते हैं, वाइंड अप करते हैं। मैं आशा करता हूँ, आई होप you are able to understand whatever I am explaining in this video. If you want, so बच्चा लोग अगर कोई भी क्यूरी है आप आस्क कर सकते हैं, और मैं आपका दोस्त। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी चालू हो जाएगा। सेक्शन नंबर बी में आपको एक पैरा मिलेगा, उसको रीड करना होगा। ये आपका एक पैरा होगा, इसको रीड करके इसके क्वेश्चन देने होंगे। देखिए तो इस तरीके से, जैसे यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे और इसके आंसर आपको करने रहेंगे। और ऊपर के 3 क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, मतलब ये बहुत अच्छे खासे नंबर यहाँ हो जाएंगे। आप ये पैरे से आपको इसको रीड करके आंसर देना है। अब दिया गया व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग, तो पहले आप क्वेश्चन रीड कर लेना, देन आप जो है देन आंसर देना। तो आप इसको रीड कर सकते हैं। अब पूछा गया ग्लोबल वार्मिंग क्या है, अब इसमें आप पैरा पढ़ेंगे, ग्लोबल वार्मिंग मिल जाएगा कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, विच इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, कि जो गैसेज इंक्रीज़ हो रही हैं उनको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा रेज द एटमॉस्फेरिक का, ठीक है ना, ग्रीन हाउस गैसेज लीडिंग द इंक्रीजिंग, जो बढ़ रही हैं, ठीक है ना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, इन चीज़ों का बढ़ना जो है ये ग्लोबल वार्मिंग होगा। आपको पैरा में मिल गया। अब देखिए इस तरीके से आप अपना आंसर राइट कर सकते हैं। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द होल एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ इंक्रीज, बढ़ता है, इट इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया गया विच इज़ द मेन ग्रीन हाउस गैस। अब मेन ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, जैसे मैंने अभी कहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड सबसे मेन ग्रीन का हाउस गैस है, जो पृथ्वी के जो है कि ग्लोबल वार्मिंग
को ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने के लिए ज़िम्मेदार है। तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन सी है? CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे भी बच्चे ऐसे ही जानते होंगे, नहीं भी जानते तो पैरा को रीड कर लेंगे, इसमें मिल जाएगा का CO2, राइट। तो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, तो मैं जल्दी आपको क्वेश्चन आंसर समझा रहा हूँ कि कैसे पैरा आएंगे, कैसे करना होगा आपको, और इसके अकॉर्डिंग आपको ये आगे चलना है। और हाँ, मैं आपको और सारी भी चीज़ें प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है ना। सो विच इज़ द मेन ग्रीन हाउस गैस हो गया। फिर मेंशन द नेम ऑफ द अदर ग्रीन हाउस गैस। अब दूसरी ग्रीन हाउस गैसेस के नाम भी उस पैरा में दिए होंगे, जैसे कि मेथेन है, आप जानते हो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को CFC शॉर्टकट में कहते हैं, ठीक है ना। यही इसी के वजह से जो है ओजोन परत क्षीण होती जा रही है, यानी जो है उसका नुकसान डिप्लेक्शन होता जा रहा है। तो आपने इसको बायो में भी पढ़ा, और ये ऐसे ही पैरा आपके एग्जामिनेशन में आते हैं जिससे हमें कुछ जो है मिले। और एक मीनिंग आएगी, जैसे विच वर्ड इज़ पैसेज मीन द वैनिश। वैनिश का मतलब किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना, बर्बाद हो जाना। तो ऐसा पैरे में कोई ना कोई वर्ड आया होगा, आप देखिएगा, जाके देखिए, डिस्पेयर आया होगा पैरे में। तो हम लोग, ठीक है ना, इतना टाइम नहीं है कि मैं एक्सप्लेन कर सकूँ, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, आप बोर हो जाएंगे, वरना मैं एक्सप्लेन कर देता। इसमें वैनिश वर्ड आया होगा, जब रीड करेंगे पूरा पैरा तो आपको जो वर्ड मीनिंग पूछी जाएगी वो पैरा में 100% दी होगी, आप ये बात को ध्यान रखिएगा। तो ये 4 क्वेश्चन हो गए। फिर 22 पर आएंगे, ये आपके जो क्वेश्चन आंसर में आ जाएंगे। राइट अ लेटर ऑफ पोस्टमैन एंड कंप्लेनिंग अगेंस्ट ए रेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर। आपको लेटर दे दिया गया, लेटर आएगा, ठीक है ना। फॉर्मल इनफॉर्मल में से कोई आ जाएगा। फिर ये देखिए क्वेश्चन नंबर B, आपको दोनों में से एक करना है 22 क्वेश्चन नंबर 22 में, जो भी आपको ईजी लगे। लेटर लिखना है तो लेटर का पैटर्न देखिए, बहुत ईजी पैटर्न है, आप लेटर का पैटर्न भी देख सकते हैं। फर्स्टली हम एड्रेस लिखते हैं, ठीक है ना। आपको लेटर लिखना था, फर्स्टली आपको एड्रेस लिखना है, सेंडर एड्रेस। कोई भी आप डमी लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन में नहीं है। देन उसके बाद में 1 लाइन छोड़ेंगे, डेट लिखेंगे। डेट में देखिए यहाँ पर 1 लाइन छोड़ी नहीं गई है, तो ये रॉन्ग है मेथड, अब इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है ना। 1 लाइन छोड़ेंगे। फिर आप जिसके नाम लिख रहे हैं, देखो ऊपर पोस्टमैन के नाम लिखना था, तो आपने पोस्टमैन के नाम लिख दिया, राइट, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे हम देखते हैं पोस्टमैन, फिर सर या मैडम, जिसके जो भी लिखना है वो लिख लेंगे। फिर एक्सप्लेन, फिर ये बॉडी लिखेंगे, जो भी समझ में आए बॉडी में लिख लीजिए, और छोड़कर कुछ नहीं आना एग्जामिनेशन में। अगर समझेंगे तो कुछ नहीं छोड़ कर आएंगे, बहुत ईजी मेथड है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरीके से लिख सकते हैं। आई एम वेरी सॉरी टू रिपोर्ट दैट द postman Raman Verma has displeased almost all the people living in the locality. His work and behavior both are the अनसेटिस्फिकेशन। उसके रिगार्डिंग हम कंप्लेन कर रहे हैं पोस्टमैन के ख़िलाफ़, आपको लेटर लिखना है, ठीक है ना। तो ये कंप्लेन लेटर है, देखो, कंप्लेनिंग अगेंस्ट द इरेगुलर डिलीवरी, वो सही से डिलीवर नहीं करता है पोस्ट वगैरह। तो अपनी लैंग्वेज में कुछ भी थोड़े से वर्ड्स में इसको डिफाइन कर सकते हैं। और एक इसका मैंने पर्टिकुलर एक पैटर्न सिखाया है, अगर उसको चाहो तो वो लर्न कर सकते हो। अगर आपको दिक्कत हो रही, बार बार हर एक लेटर को अलग अलग याद नहीं किया जाता है, उसका आपको जो है फॉर्मेट सीखना होगा। फॉर्मेट सीख लीजिए, जैसे ये लाइन है, सभी के लिए तुमको ऑलवेज यही लाइन लिखनी है, लर्न कर लीजिए इसको। आई होप यू विल इंक्वायर इनटू द मैटर ऑफ द ट्राई टू सेंड सम अदर मैन इन द हिज प्लेस बिफोर वी डेमोस्ट्रेट थैंकिंग यू। इस तरीके से आप लास्ट में थैंकिंग यू आएगा, क्योंकि ये फॉर्मल लेटर है। फिर योर फेथफुली XYZ, इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद में देखिए, अगर ये लिखना चाहते तो ये लिख सकते थे, अदरवाइज दूसरा B क्वेश्चन है, आप B कर सकते हैं। B में यू आर सुरेंद्र पाल सिंह रेसिडेंट ऑफ रतिका नगला, ठीक है ना, कासगंज। यू आर मस्ट डिस्टर्ब्ड बाय द फ्रीक्वेंसी ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर टाउन। राइट अ लेटर टू एडिटर, आपको एडिटर का न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखना है। ये बहुत इजी है, इसका भी वही फॉर्मेट रहेगा, बहुत इजी फॉर्मेट है। पहले यहाँ पर अपना एड्रेस लिख लीजिए, क्वेश्चन में ही लिखा है, ये एड्रेस आपका क्वेश्चन में लिखा है, इसको राइट करिए। फिर डेट वाला मैंने बताया था, 1 लाइन छोड़कर आपको डेट राइट करना है। इसमें थोड़ा सा फॉर्मेट में ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर लाइन गैप होनी चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर जिसके नाम लिख रहे हो, द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया मेरठ, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लेटर है, एडिटर के नाम ज़्यादा आता है, आप ध्यान रखिएगा बच्चा लोग। और हाँ, और फ्रीक्वेंसी ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप अगर इसको तैयार करेंगे 100% ये आ सकता है। फिर सर या मैडम लिखेंगे, और इसके लिए लिखने का पैटर्न एकदम सेम है। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टिमेट न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी टू द फैक्ट ऑफ देयर आर फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन। इस तरीके की लाइन को, इसको यहाँ तक लर्न कर लेना है। ये कोई भी न्यूज़पेपर में कोई चीज़
इशू कराने के लिए हो तो सेम इतना आपको लर्न कर लेना। और जो भी क्वेश्चन से हो, अब भाई ब्रेकडाउन के लिए करना तो ये ब्रेकडाउन से राइट कर लीजिए, थोड़ा बहुत डिफाइन कर पाइए और डिफाइन कर दीजिए, मतलब समझ रहे हैं ये सब क्वेश्चन से ही आपको मिल जाएगा। एक दो लाइन अगर लिख सकते हैं तो लिख दीजिए। और हाँ, अगर आपको स्ट्रक्चर ही पता चल गया, इसका फॉर्मेट ही पता चल गया तो वहीं से मार्क लेंगे, इसको लर्न कर लेना है आपको। आई होप दैट अथॉरिटीज़ विल रियलाइज आवर डिफिकल्टीज एंड टेक नेसेसरी स्टेप इन द मैटर। फिर आपको थैंकिंग यू लिखना है, देन यू आर ट्रूली, एंड देन अपना नाम जो भी लिखना चाहें राइट कर सकते हैं। तो बेटा बहुत इजी है फॉर्मेट। अगर एक भी पेपर आपने 5 सेट सॉल्व कर लिया अच्छे से तो एग्जामिनेशन में कुछ नहीं छूटेगा। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन नंबर 23 आएगा आपको। ये आपका एक आर्टिकल आएगा, आर्टिकल में जो भी दिया हो उसको लेकर आपको लाइनें यूज़ कर करके क्या लिख लेना है, आपको आर्टिकल लिख देना है। ज़्यादा वर्ड का नहीं लिखना होगा। देखो इस तरीके से छोटा सा एक आर्टिकल लिखना है, सीन ऑफ रेलवे स्टेशन, और जो भी वर्ड है उनका यूज़ करना है। जैसे कि वहाँ पर ऊपर रेलवे स्टेशन था, देखो रेलवे स्टेशन का यूज़ किया। अ सीन एट द रेलवे स्टेशन इज़ वेरी एक्साइटिंग लास्ट संडे। फिर विजिट आया था तो विजिट का यूज़ कर लिया, लास्ट संडे आई विजिट देयर, मैं वहाँ गया था। द प्लेटफॉर्म, यानी उन वर्ड्स का यूज़ करके इसको लिखना है। तो ये आर्टिकल कहा जाता है। आर्टिकल का मतलब होता है, आर्टिकल आलोचनात्मक दृष्टि से होते हैं, मतलब जो भी वर्ड्स आपको दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। हाँ, अगर आपको बेस्ट परफॉर्मेंस करनी, ये नहीं रटा रटाया कुछ ले गए और जाके वहाँ छाप दिया, आपको इन वर्ड्स का यूज़ करना है। अगर नहीं यूज़ करेंगे तो मार्किंग में नंबर कट हो जाएंगे और फिर कहेंगे हमें लिख कर तो बहुत आए थे, मेरा मार्क्स नहीं मिले। तो इन चीज़ों को अगर फेस नहीं करना है तो इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा आप। फिर क्वेश्चन नंबर बी की हम बात कर लेते हैं। अगर मैं क्वेश्चन नंबर बी की बात करूं तो देखिए आपको इनमें से दोनों में से एक कोई करने थे, ए करना या बी करना। फिर मैं बता रहा हूँ 80 वर्ड से के उसमें होना चाहिए। जो क्वेश्चन नंबर बी होगा ये आपका रिपोर्ट होगा, जो आपको दिया गया इनमें भी ये वर्ड्स का यूज़ कर लीजिए। सोसाइटी, वैल्यू, मैटरनल, ढाबा, चाइल्ड, पिटी। यू आर गोइंग टू सम अदर सिटी, तुम दूसरे सिटी जा रहे हो। यू से चिल्ड्रन ऑफ योर एज वॉकिंग द रोड साइड, ढाबा, ढाबे में काम करते हैं बच्चे। यू वर मूव्ड टू सी देयर कंडीशन, राइट एन आर्टिकल, हाईलाइट द पुअर कंडीशन, द चिल्ड्रन हैव द वर्क। तो यहाँ पर भी आप आर्टिकल लिख रहे हैं और आर्टिकल में ये वर्ड्स दे दिए गए हैं, तो इस तरीके से आर्टिकल लिख सकते हैं। वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन राइट इट। फिर ग्रामर का पोर्शन आ जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैं समझा दूंगा आप लोगों को बहुत ईजी वे में, आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया, इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट करना है। ही सेड टू मी, ये देखिए इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो सेट टू आस्क में बदल जाएगा। मी कॉमा इंट्रोगेटिव कॉमा इफ़ में चेंज हो जाएगा। यू ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, मतलब मी आई हो जाएगा। और डू लगा हुआ है, डू यू हैव है, तो आप समझ सकते हैं भाई ये डू है, तो आप यहाँ पर जब चेंज करेंगे तो ये पास्ट में बदल जाएगा, तो मतलब हैड हो जाएगा। एनी गुड डिक्शनरी, तो पास्ट में बदलेगा तो हैड हो जाएगा। आप कहेंगे आप हैड क्यों हो गया, बिकॉज डू हैव मतलब ये समझ रहे हैं, ये हैव हैज़ के कॉन्सेप्ट है, जब उसको पास्ट में ले जाएंगे तो वो हैड हो जाएगा बेटा। तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क हटा देंगे। ही टॉच मी ग्रामर, इस तरीके से पैसिव बनाना है, तो ग्रामर ऑब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, किसी एक को लेकर आप इसका भी पैसिव वाइज बना सकते हैं इजी वे में। पंचुएट करना है, पंचुएट करने में कैपिटल लेटर का यूज़ करना है। राम पहला कैपिटल लेटर में हो जाएगा राम, फिर सेट हो जाएगा, ठीक है ना। फिर क्या होगा, सेट हो जाएगा, देन सेट के बाद में टू हिम, फिर उसके बाद में देखो राम सेट, ठीक है ना, टू हिम। उसके बाद में यहाँ पर कॉमा आना चाहिए, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा चालू हो जाना चाहिए। डायरेक्ट डायरेक्ट आप लोगों ने पढ़े हैं बस उस तरीके से, तो इसको सही करके लिखना है, राइट करना है। इसी को पंचुआइजेशन कहते हैं। तो पंचुआइजेशन समझ में आ गया होगा आई थिंक आप लोगों को। पंचुएट कर देना है। फिर व्हाट इज़ योर ब्रदर डूइंग, और यहाँ क्वेश्चन मार्क भाई आ जाएगा लास्ट में, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दोगे। तो इस तरीके से बड़ी आसान पेपर होता है अगर आप चाहोगे, शायद कुछ कठिन नहीं है। स्टोरी भी बहुत इजी है, ये बाद में मैं समझा दूंगा, तो स्टोरी आपको करनी होगी, तो स्टोरी ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए राम सेड टू हिम, इस तरीके से आंसर इसका हो जाएगा। उस वाले का भी ये हो गया, इफ़ आई हैड एनी गुड डिक्शनरी, और आई वॉज टॉच ग्रामर बाई हिम, ये हो गया उसका पैसिव। फिर राम सेड टू हिम, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट इज़ योर ब्रदर डूइंग क्वेश्चन मार्क, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो इसको सही करके लिखना था। आर स्मॉल लेटर में लिखा होता तो इसको कैपिटल लेटर में लिखना था, उसकी स्टोरी बनानी थी। ये इस तरीके से आप स्टोरी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो स्टोरी आपको बनानी होगी मुकम्मल तौर पर। सो आप अगर सही से थोड़ा सा ध्यान देंगे तो क्वेश्चन भी आपको, अच्छा हाँ,
एग्ज़ामिनेशन में जाने से पहले आपको पेपर का तरीका पता हो, कौन से नंबर पे कौन सा क्वेश्चन आएगा। लड़ने जा रहे हो, आपको पता ही नहीं किससे फाइट करनी है, तो इसके लिए आप पेपर ज़रूर देख कर जाइए। क्वेश्चन 30 to 40 वर्ड के आएंगे, जैसे वाई वॉज द होल फैमिली टर्निंग चिकन टर्निंग द यंग सीगुल, क्यों टर्निंग कर रही थी, विच इज़ द बेस्ट पीरियड ऑफ विजिटिंग कॉग, वाई डज एनी फील दैट शी इज़ अलोन इन द वर्ल्ड। और इस बार क्वेश्चन जो है रटे रटाए काम नहीं आएंगे, एक बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन जो है फ्रेमिंग करके राइट करना हो गया आपको, देखिए कैसे क्वेश्चन आए हुए, रटे रटाए क्वेश्चन आपको काम नहीं आएंगे, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। फिर देखिए ये क्वेश्चन आंसर आपके इस तरीके से आएंगे, इनको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 28 पर आपको सेंट्रल आइडिया करना होगा। सेंट्रल आइडिया आपको लर्न कर लेना, जैसे ट्रीज़ है, फायर एंड आइस, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सेंट्रल आइडिया, इसको याद कर लीजिए। इसको आपको जो है 30 to जो है 40 वर्ड में राइट कर देना है। इनको 29 क्वेश्चन नंबर होगा, तो इसमें आपको 30 to 40 वर्ड में इसको राइट करना होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, जैसे डिस्क्राइब टू भोलीज इज द स्टोरी, तो आप इनको राइट कर सकते हैं। कैसे राइट करना है इनको ध्यान दीजिए। मैंने ओवरऑल पेपर आप लोगों को शो किया है कि कैसे पेपर आपको सॉल्व करना है, तो ओवरऑल पेपर आप देख सकते हैं। और वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, वरना मैं एक्सप्लेन भी कर दूँ हाउ टू राइट द आंसर ऑफ एनी वन, तो यहाँ तक रखते हैं फिर, ठीक है ना। और चलो, और कोई क्वेश्चन हो, कोई बात हो, तो यू कैन आस्क मी एंड